स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग ने क्वांटिटी नंबर 6 दैट इज फोर्स उसके डायमेंशंस निकाले थे। आगे कंटिन्यू और भी क्वांटिटीज बाकी है जिनके डायमेंशंस हमें निकालना अभी बाकी है। तो हम लोग ने क्या किसके किसके डायमेंशन निकाले हैं? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी इज वर्क. So before finding the dimensions you must know the formula of that particular quantity. So you know that work is the product of force into displacement. Work is the product of force into displacement. So displacement के लिए सिंबल है S और force के लिए है F, work के लिए W. तो dimension of work is equal to dimension of force multiplied by डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का डायमेंशन है L1 m1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप सिर्फ L1 लिखो तो भी चलेगा या L1 m0 t0 लिखे तो भी चलेगा. नाउ विल डू द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट करोगे तो पावर्स की एडिशन होंगी, तो ये हो जाएगा L का पावर 1 + 1 दैट इज 2, m का पावर 1 + 0 दैट इज 1 और t का पावर -2 + 0 that is -2. So this is the dimension of work. Now the next quantity is quantity number 8, power. You know that power is equal to work upon time. ये है फॉर्मूला. तो dimension of power is equal to dimension of work अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम. अब वर्क के डायमेंशन क्या है बोलो? ये देखो ऊपर दिखाई दे रहे वर्क के डायमेंशन L2 m1 t-2. डायमेंशन ऑफ वर्क इज L2 m1 t-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम. तो यहाँ पे सिर्फ टाइम प्रेजेंट है तो बाकी एब्सेंट है तो L0 लिखेंगे, m0 और t1. आपको ये नहीं लिखना है L0 m0 तो सिर्फ t1 लिखे तो भी चलेगा. अब डिवीजन करना है. डिवीजन करते वक्त पावर की क्या होती है? सब्सट्रैक्शन. देखो ये L का पावर 2 और ये 0, 2 - 0 2, 1 - 0 1, -2 - 1 -3. This is the dimension of power. What is the dimension of power? L2 m1 t-3. Now the next quantity is momentum. Quantity number 9, momentum. अगली क्वांटिटी है momentum. What do you mean by momentum? Momentum is a product of mass into velocity. Momentum is a product of mass into velocity. So dimension of momentum is equal to dimension of mass multiplied by dimension of velocity. ठीक है. अब मास का डायमेंशन है L0 m1 t0. Dimension of mass L0 m1 t0 and dimension of velocity L1 m0 t-1. Dimension of velocity L1 m0 t-1. You will do the product now. It will become L1 m1 and t-1. Dimension of momentum is a product of dimension of mass multiplied by dimension of velocity. मास का डायमेंशन है L0 m1 t0, वेलोसिटी का डायमेंशन है L1 m0 t-1 एंड द होल प्रोडक्ट करते वक्त आपके पावर्स की क्या होने वाली है? एडिशन. तो 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 - 1 -1. So this is the dimension of momentum. Next quantity number 10, kinetic energy. What is the formula of kinetic energy? Kinetic energy is half of mv². Now you want to find the dimension of kinetic energy. So dimension of kinetic energy is equal to, you know that half is not a quantity, it is a pure ratio. So you will not consider this in dimension. So whenever you are going to find dimension of kinetic energy, it is a product of dimension of mass multiplied by square of the velocity. Now what is the dimension of mass? L0 m1 t0, right? And what is the dimension of velocity then? L1 m0 t-1. इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करिए यहाँ पर.
ठीक है। नाउ दिस इज L0 M1 T0 and this will become 1 into 2 that is 2, 0 into 2 that is 0, minus 1 into 2 that is minus 2. Now do the addition. अब पावर की प्रोडक्ट करना है, यानी इनडायरेक्टली ये दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो पावर्स की क्या होंगी, एडिशन। तो ये L का पावर 0 प्लस 2 2, M का पावर 1 प्लस 0 दैट इज 1 एंड T का पावर 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2। L2 M1 T माइनस 2 इट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, दिस इज क्वांटिटी नंबर 10। ना अगली क्वांटिटी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, क्वांटिटी नंबर 11। अगली क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने एक बात नोटिस की होंगी कि वर्क का डायमेंशन देखो तो जरा, वर्क का डायमेंशन है L2 M1 T माइनस 2 और काइनेटिक एनर्जी का भी L2 M1 T माइनस 2 ही डायमेंशन है। ऐसा क्यों है? बिकॉज यू नो दैट वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ नेम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ये भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये भी एनर्जी ही है। और हमारे बॉडी के अंदर हमेशा जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती इतना ही हम काम कर सकते हैं, और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क दे आर न्यूमेरिकली equivalent, unit wise they are equivalent and dimension wise also they are equivalent. Now the quantity number 11, that is potential energy, right? Potential energy is mgh, the formula is mgh. Now we want to find out the dimension of potential energy. It is the product of dimension of mass multiplied by dimension of acceleration due to gravity multiplied by dimension of height, right? Now what is the dimension of mass? L0 M1 T0. What is the dimension of acceleration due to gravity? L, जो भी acceleration due to gravity का क्या dimension होगा? Even though it is called acceleration due to gravity, but this is simply a kind of acceleration. उसको आप लोग acceleration due to gravity तो कहते हो, लेकिन वो एक तरीके का acceleration है। तो जो डायमेंशन आपने acceleration का लिखा वही g का लिखना। तो L1 M0 T minus 2, right? This is the dimension of acceleration. और हाइट के लिए तो हाइट मेजर करना है, इनडायरेक्टली लेंथ मेजर करने के बराबरी में होता है, तो इसको लिखेंगे L1 M0 T0। नाउ डू द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करना है तो पावर्स की क्या करेंगे, एडिशन। प्रोडक्ट करना है तो पावर्स की क्या करेंगे, एडिशन। अब देखो कैसे आएंगे पावर्स की एडिशन, तो ये आएगा L का पावर 0 प्लस 1 इट बिकम्स L का पावर 2, ये M का पावर 1 प्लस 0 इट बिकम्स M का पावर 1, T का पावर 0 माइनस 2 प्लस 0 इट बिकम्स माइनस 2, L2 M1 T माइनस 2 इट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ओके। अगली क्वांटिटी रादर देन दिस, अगली क्वांटिटी है पीरियड। सिर्फ पीरियड का डायमेंशन लिखना है तो पीरियड, हाउ विल कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ पीरियड? पीरियड, पीरियड इज सिंपली अ काइंड ऑफ टाइम इंटरवल। इसके लिए सिंबल होता है कैपिटल T। तो अगर मुझे डायमेंशन ऑफ पीरियड लिखना है तो डायमेंशन ऑफ पीरियड क्या आएगा, तो इट विल बी सिंपली, यहाँ पे लेंथ एब्सेंट है तो 0, मास भी एब्सेंट है तो 0, राइट? और टाइम, पीरियड इज अ टाइम, तो T का पावर 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पीरियड। नेक्स्ट नंबर 13, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इसको सिंबल ऑफ आइदर F लिख सकते हो या न्यू भी लिख सकते। न्यू इज ऑल्सो अ सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी, F इज अ सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी, इवन N इज ऑल्सो अ सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के काफी सिंबल है, न्यू लिख सकते, N लिख सकते, F लिख सकते। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। तो यू कैन राइट F इज इक्वल टू 1/T। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे, तो इट इज 1/T, यानी T का पावर -1। तो क्या आएगा देखो, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी L0 M0 T -1 इट इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये हो गए हमारे जितने क्वांटिटी हमको रेगुलर में काम इस्तेमाल होता है, इतनी क्वांटिटी के सारे डायमेंशन डिस्कस करके हो गए। अगली एक और एक्स्ट्रा क्वांटिटीज भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगली क्वांटिटी है वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वांटिटी डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट? क्वांटिटी नंबर 14, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, so what do you mean by velocity gradient?
द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज अ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अभी देखो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वीजी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज अ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। अब इसका डायमेंशन बनाते हैं। देखो वेलोसिटी का डायमेंशन L1 m0 t-1 और डिस्टेंस का डायमेंशन आप सिर्फ L1 लिखे तो भी चलेगा क्योंकि मास और टाइम एब्सेंट है, मास एब्सेंट टाइम एब्सेंट। तो ये आएगा L1 - 1 0, m0 - 0 0 एंड इट विल बी t-1। देखो वेलोसिटी का डायमेंशन एक बार चेक कर लो। वेलोसिटी L1 m0 t-1 और डिस्टेंस का है L1, तो 1 - 1 0, ये 0 - 0 0 और ये -1 - 0, इट विल बी -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसका यूनिट अगर बनाना आए तो क्या आएगा रे? अगर यूनिट बनाए तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और ये डिस्टेंस जो है मीटर, तो यू नो मीटर मीटर इट मीन्स 1/सेकंड यानी कि सेकंड इनवर्स बराबर है L0 m0 t-1। ओके, नेक्स्ट आती है अगली क्वांटिटी स्प्रिंग कांस्टेंट या क्वांटिटी नंबर 15 स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट आप इसको फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हो, फोर्स कांस्टेंट। इसको सिंबल है K। The force constant K is noted as force per unit displacement, where X stands for displacement. So dimension of K is equal to dimension of F divided by dimension of X. F यानी force, force का dimension है L1 m1 t-2, ये force का dimension। displacement का dimension है सिर्फ L1, बाकी mass 0 time 0 वो आप absent है तो आपको नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। अब देखो ये क्या आएगा L1 - 1 L, देखो ना क्या आ रहा है L1 - 1 L0 m1 - 0 1 और ये t-2 - 0 इट विल बी -2। सो L0 m1 t-2 इट इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अगली क्वांटिटी हम लेंगे सरफेस टेंशन। अगली क्वांटिटी नंबर 16 सरफेस टेंशन। ये मैं एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, ये आगे आपको सिलेबस में आने वाली है। अभी राइट नाउ आपको स्कूल लेवल में ये सारे कंसेप्ट नहीं थे। तो क्वांटिटी नंबर 16 सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, व्हाट इज द सरफेस टेंशन? इट इज अ काइंड ऑफ, सरफेस टेंशन इज नोटेड बाय द सिंबल T। इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन is equal to dimension of force divided by dimension of length, right? अभी force का dimension क्या है L1 m1 t-2 divided by, आप सिर्फ L1 लिखे तो भी चल जाएगा और बाकी m0 t0 लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि वो एब्सेंट है तो उसका लिख के भी कोई मतलब नहीं। देखो लिखना है तो लिखो। तो यहाँ पर L1 - 1 L0 m1 - 0 1 और t-2 - 0 it will be -2. So this is the dimension of surface tension. तो आप देख सकते हो कि क्वांटिटी नंबर 15 स्प्रिंग कांस्टेंट और क्वांटिटी नंबर 16 सरफेस टेंशन दोनों के डायमेंशन बिल्कुल सेम आ रहे हैं। आप देख सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशन L0 m1 t-2 और फोर्स सरफेस टेंशन के डायमेंशन L0 m1 t-2। दोनों क्वांटिटी के डायमेंशन बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों क्वांटिटी अपने आप में कंसेप्ट में अलग अलग क्वांटिटीज है। और अभी कुछ क्वांटिटीज जो होमवर्क के लिए मैंने दिए थे उसके भी सॉल्यूशन रिवाइज कर देती हूँ। अगली क्वांटिटी मैंने होमवर्क के लिए दिया था, एक दो क्वांटिटीज को निकालने के लिए। आपने 10th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला सीखा था, gravitational force between two bodies having the masses m1 and m2 is given by F is equal to capital G into m1 m2 upon r square। और आपको बोला गया है find dimension of capital G। कैपिटल G के डायमेंशन निकालो। ये क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा का क्वेश्चन, एग्जाम्पल है ये, ठीक है।
F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और आपको बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। तो पहले कैपिटल G का फॉर्मूला बना लो। तो देयरफॉर इफ F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो देयरफॉर कैपिटल G इज इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब मुझे कैपिटल G का डायमेंशन निकालना है, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ कैपिटल G is equal to dimension of F into dimension of R square upon dimension of M1 into M2। अब डायमेंशन डाल दो। फोर्स के डायमेंशन क्या है? L1 M1 T माइनस T, ये फोर्स के डायमेंशन हो गए। और ये डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये R2 है, तो R के लिए डिस्टेंस यानी उसके लिए L लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ L2। बाकी मिसिंग है M0 T0, तो वो नहीं भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मास इंटू मास, तो आप इसको सिर्फ M1 लिख सकते हो और इसको भी सिर्फ M1 लिख सकते हो। बाकी सब मिसिंग है तो वो नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। अब इसको कंटिन्यूएशन में सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो ये निकाल देते हैं यहाँ पे। इसको कंटिन्यूएशन में सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी दैट यहाँ पर प्रोडक्ट कर लो पहले, फिर डिवीजन करना। तो देखो ये L1 प्लस 2 कितने हो गए? ये हो गए L3, राइट। फिर M1 L3 M1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये M1 प्लस 1 इट विल बी M2। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा L3 एज इट इज, राइट। M1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 और T एज इट इज। देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन हम निकाल रहे हैं। F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। सो कैपिटल G इज FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। फोर्स का डायमेंशन है L1 M1 T माइनस 2 और डिस्टेंस का है L2। फिर मासेस का M2 लिखे तो भी चलेगा, नीचे डायरेक्ट M1 M1 इट विल बी M2। तो ये हो गया L1 प्लस 2 दैट इज 3, ये M1 और ये T माइनस 2। नीचे कौन है? 1 प्लस 1 2 है, तो नीचे से वो ऊपर आ गए, इट बिकम्स 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 और ये आ गया माइनस 2। तो इस प्रकार आपके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन आते हैं L3 M माइनस 1 और T माइनस 2। एक और होमवर्क मैंने दिया था, E इज इक्वल टू एच न्यू नंबर एग्जाम्पल, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया था, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। एक एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। तो डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E अपॉन डायमेंशन ऑफ न्यू। E फॉर एनर्जी, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का है L2 M1 T माइनस 2 और फ्रीक्वेंसी का है L0 M0 T माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा L2 माइनस 0 दैट इज 2, M1 माइनस 0 दैट इज 1 और T माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि नीचे का माइनस ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। H को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था, सिंपल एग्जाम्पल लिया था, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, ठीक है। अगली क्वांटिटी या एग्जाम्पल दिया था हमने, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। तो डायमेंशन ऑफ लैम्बडा इज डायमेंशन ऑफ C अपॉन डायमेंशन ऑफ न्यू। अब C यानी वेलोसिटी, इसका डायमेंशन है L1 M0 T minus 1. C stands for velocity of light. C stands for what? C stands for velocity of light. And nu stands for frequency. ये याद रखना, सभी सिंबल की मीनिंग आ रहे होंगे तो ही हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो लैम्बडा इज C अपॉन न्यू। C का डायमेंशन है L1 M0 T माइनस 1 और न्यू का है सिर्फ फ्रीक्वेंसी ना, तो फ्रीक्वेंसी का आता है L0 M0 और T माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, L का पावर 1 माइनस 0 1, M का पावर 0 माइनस 0 0
और t का पावर -1 और ये नीचे का -1 ऊपर आके प्लस बन जाएगा, तो -1 + 1 0, तो t का पावर भी 0। इस प्रकार हमने डायमेंशन ऑफ लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ, वेयर लैम्बडा स्टैंड्स फॉर व्हाट? लैम्बडा स्टैंड्स फॉर wavelength। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट द quantities and their dimensions। ठीक है, ओके।